आतिफ नवीद ने एक वीडियो बनाई सीएसएस एग्जाम पास करने के बाद सीएसएस तक जाते जाते इनकी वीडियो को इतना पसंद किया गया जो रातों रात वायरल हो जाती है। मुझे कुछ आते ही नहीं था, टेस्ट में एडमिशन किधर से होना था, तो यहाँ पे मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ नवीद। आतिफ नवीद ने एक वीडियो बनाई सीएसएस एग्जाम पास करने के बाद। इन्होंने 147वें रैंक में पोस्टर ग्रुप में इनकी एलोकेशन हुई है सीएसएस 2020 की एग्जाम में। उसके बाद इन्होंने अपनी कामयाब स्टोरी या सक्सेस स्टोरी पर एक वीडियो बनाई है जो रातों रात वायरल हो जाती है। उस वीडियो में ऐसी कौन सी खास बात है या कौन सा ऐसा क्लिक है कि डिप्लोमा किया और डिप्लोमे के बाद सीएसएस तक जाते जाते इनकी वीडियो को इतना पसंद किया गया। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, तो इनकी कहानी जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। देखें, बात यह है कि जो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें थीं जो लोगों को पसंद आई। एक ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, और ब्यूरोक्रेट तो दूर की बात, कोई ग्रेजुएशन पढ़े लिखे भी मतलब कोई रेयर ही एक आधा होगा एक्सटेंडेड फैमिली में। एक तो ये बात है। दूसरी जो मेन बात ये है कि जो मैंने डिप्लोमा किया था पहले, मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क कि आप उसकी बेस पे इतना बड़ा जो है उसको अकम्प्लिश विजन को कर सकें। दैट वाज द मेन रीज़न। और उसको फिर उन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की जो प्रोसेस था, जो मैं लोगों से मैंने शेयर किया, तो उन लोगों को वो अच्छा लगा कि ये बंदे ने कितनी ऑनेस्टी के साथ किस तरह से कितनी स्ट्रगल करके और कितनी अपनी बात पे, कितनी अपने विजन पे स्टिक रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि क्या इश्यूज आए, किस तरह से बर्दाश्त किया, किस तरह से सब्र किया और अपने जो मिशन है उससे आगे पीछे नहीं हुए। आपने क्योंकि डिप्लोमा किया, डिप्लोमा का तो कोटा वैसे ही बड़ा कम होता है, 50,000 के करीब लोग डिप्लोमा करते हैं, उसमें से 1-2 आते हैं। और यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में बीपीएस 18 की आपने जॉब भी हासिल कर ली। ये डिप्लोमे से बीपीएस 18 और वो भी यूईटी में, ये कैसे किया? सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। देखें, आपका जो सेल्फ बिलीफ है, जब आपको अंदर से आपका इनर सेल्फ मुतमिन हो ना, जब आपको लगे कि मुझ में कोई इशू नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी जॉब की, जब आप उनको एनालाइज करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और लेकिन वो डिप्लोमा था, जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो इंजीनियरिंग में गुजर चुका था। जब मैंने इंजीनियरिंग की तो जो मेरे सारे के सारे इश्यूज थे, एफएससी नहीं की, उसकी बजाय डिप्लोमा किया हुआ था, तो वो सारी की सारी मेहनत मैंने इंजीनियरिंग में कर ली हुई थी। अब उस वक्त मैं लोगों के इक्वल लेवल पे था और मैं पोजीशन होल्डर था। तो उसके बाद जब यहाँ पे वैकेंसीज आई, मैंने अप्लाई किया, बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया, तो उसमें मेरे ख्याल से तो कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुझे तो बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही थी, क्योंकि अब मैं दूसरों के बराबर हो चुका था। इट डजंट मीन कि आपने बैकग्राउंड में डिफरेंस क्या आया। एक डिफरेंस है, लोगों ने जो बचपन में मेहनत की, मैंने वो भी बड़े होकर मेहनत की। दैट इज द मेन डिफरेंस, बाकी तो कोई बात नहीं है। आपकी ये कामयाबी तो सबने देखी, लेकिन इसके पीछे की मेहनत किसी ने नहीं देखी। जरा उस बारे में हमें बताएगा कि कितनी मेहनत इसके लिए आपको दरकार हुई? बैकग्राउंड में देखूं तो ऑब्वियसली एजुकेशनल जो एफर्ट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, कंसीडरिंग माई जो लिंगुअल जो वीकनेसेस थी। बैकग्राउंड एजुकेशनल वीक था, उसकी बेसिस पे काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी, क्योंकि आपके स्टार्ट से लेके जो स्कूलिंग थी वो बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी। एक टिपिकल गांव का सेटअप था, और वहाँ पे जो था आपका जो वही गवर्नमेंट में एक नॉर्मल कल्चर होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वही कल्चर था। तो लेकिन ये है कि उसके बाद जो सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ये था कि मैंने डिप्लोमा में चला गया, और डिप्लोमा से जो ऑलरेडी चीज़ें थी वो भी फर्दर डेवस्टेट होगी रिगार्डिंग आपकी लैंग्वेज और बाकी जो एक स्किल्स होती हैं। तो उसकी वजह से फिर मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, अदरवाइज नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। लैंग्वेज बैरियर और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी हमारे यहाँ बड़ा ज़रूरी समझा जाता है सीएसएस के लिए। उसकी कमी को कितना महसूस किया, और ये सिर्फ एक तासुर है या हकीकी मानों में ये ज़रूरी है? देखें, यहाँ पे मैं कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। इन माय ओपिनियन सीएसएस में ज़्यादातर लोग ऐसे में फेल होते हैं, ये तो सबको पता है। इन माय ओपिनियन सीएसएस ऐसे में
कम अज़ कम 50% ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश की वजह से फेल नहीं होते. अगर 20,000 अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 तो कह लें कि उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, उनको लिखना ही नहीं आता, दे आर अनएबल टू कन्वे देयर मैसेज थ्रू देयर राइटिंग. लेकिन 50% कम अज़ कम 10,000 ऐसे लोग हैं जिनकी थिंकिंग रैशनल नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशन रियलिस्टिक नहीं है, वो आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, उनकी राइटिंग तो अच्छी है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ अगर लैंग्वेज है तो आप CSS पास करते हैं. राइटिंग स्किल्स बड़े ज़रूरी हैं. इसमें अगर मैं इसको सम अप करूं CSS को, तो इन माय ओपिनियन इसमें आपकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज में अगर देखें तो दो चीज़ें हैं. एक आपकी जो है रैशनल थिंकिंग है, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, और दूसरी वो जो रैशनल थिंकिंग है वो आपने रीडर के माइंड के तक पहुंचानी है थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज. तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बस इतनी होनी चाहिए कि जो आपकी रैशनल थिंकिंग किसी भी टॉपिक पे है, जो भी वो पूछ रहे हैं, वो रीडर को उसी इंटेंसिटी में, उसी टोन में समझ आ जाए. ये बिल्कुल एल्यूजन है. इसमें मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ये एल्यूजन है कि इंग्लिश पता नहीं यहाँ पे क्या चाहिए, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक रीजनेबल इंग्लिश वाकई चाहिए, और वो लोग इतना कोई मुश्किल नहीं है. ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल इसलिए था, मुझे आते ही कुछ नहीं था. तो लेकिन अक्सर लोग मैंने ही देखे हैं कि उनके सारे सब्जेक्ट पास हो जाते हैं, ऐसे में रह जाते हैं. जी, मैंने अभी भी आपसे वही बात कर रहा था कि ऐसे में मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ऐसे में, अब यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है टेक्निकल चीज़ें तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. ऐसे में रैशनल थिंकिंग मैटर करती है. कोई टॉपिक है, उस पे ऑन व्हाट बेसिस यू आर कंक्लूडिंग समथिंग, तो वो आप बड़ी एक ड्रीमी चीज़ें होती हैं, या आपने उसको इंक्लूसिवनेस उसमें नहीं होती, आप उसको सारे पहलू से देख नहीं रहे होते, आप एक छोटे से सैम्पल स्पेस पे अपनी कंक्लूजन दे रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं. तो मेन आपकी रैशनैलिटी और इंक्लूसिवनेस और स्कोप मैटर कर रहा होता है. ज़्यादातर लोग उसमें फेल होते हैं, उसकी वजह से फेल होते हैं. आपने चूंकि डिप्लोमा किया, मैट्रिक गांव से किया, तो इससे ये तो जाहिर होता है कि आपकी डायरेक्शन वो नहीं थी, ना आपके जहन में था कि करना क्या है. कौन सी ऐसी उम्र थी जब आपने ये रियलाइज किया कि आपको CSS करना चाहिए, ऑफिसर बनना चाहिए? अच्छा सर, इसको मैं दो पार्ट्स में आंसर करना चाहता हूँ. सर, पहली बात तो ये है कि मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना है. वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं डिप्लोमा के 3rd ईयर में था, पास आउट होने वाले थे. तो मैंने वैसे ही एक सोचा कि फ्यूचर लाइफ मेरी कैसी है. तो मैंने इमेजिन किया, तो मेरी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर ऑल मोस्टली दे आर सेटल्ड अब्रॉड. यूरोप में है, उसके अलावा ये मिडल ईस्ट में है. मतलब पढ़ाई का नामो निशान नहीं है, मोस्टली 99%. अब मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूंगा, डिप्लोमा तो कर लिया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ही और कोई नहीं. आपने ये सोचा कि बाहर चले जाएंगे? नहीं, यहाँ से तो तकलीफ स्टार्ट हुई. तो यहाँ पे मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए. फिर मैंने डिसाइड किया, एक टीचर थे वहाँ पे स्वीडिश कॉलेज में, उन्होंने मुझे बताया, तारक मिर्ज़ा साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इंजीनियरिंग करें. तो फिर मैंने, ये एक मेन टर्निंग पॉइंट था. अब ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मैंने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में किया, एयर यूनिवर्सिटी में किया. मुझे कुछ आते ही नहीं था, टेस्ट में एडमिशन किधर से होना था. तब वो पॉइंट आया जब मेरी थिंकिंग ही चेंज होगी, मेरी सब कुछ. मैं रो के अल्लाह से दुआ मांगता था कि या मेरे मौला यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा कोई मोजज़ा करके पहुंचा दें, आगे मैं हर चीज़ बदल के रख दूंगा. तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही कोई मोजज़ा किया. वो मोजज़ा नहीं बताना चाहता मैं यहाँ पे. तो मुझे हाईटेक यूनिवर्सिटी टैक्सला में एडमिशन मिल गया. तो उसके बाद अल्लाह ने मदद की. तो ये पहला पॉइंट तो है ये. दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेजुएशन के बाद अब मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी. अब मैं जो है सिल्वर मेडलिस्ट था, मुझे पास काफ़ी ऑफर्स भी थी. मैंने जर्मनी में अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन हो गया. उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में. लेकिन उस वक्त चीज़ें कश में चल रही थी. मुझे अंडरस्टैंड समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कैरियर किस में परसू करना है. क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा. आई वॉज रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, दैट इज़ द ओनली रीज़न. मेरे 5 सेमेस्टर में A ग्रेड 4 GPA थे, लेकिन मुझे पैशन नहीं था इंजीनियरिंग का. क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी उसके अलावा मैंने इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट नहीं किया. बड़ा होगा कुछ इसलिए, क्योंकि मज़ा नहीं आता था. लेकिन रिस्पॉन्सिबल होने के नाते मुझे पता था दैट इज़ माई ड्यूटी, तो मैं करता था. तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं जब इमेजिन करता था मैं किसी फैक्ट्री में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे परेशानी होती थी. मुझे लगता था यार मैं कैसे मैनेज करूँगा.
پھر جب میں نے ایکسپلور کیا، نسٹ میں چلا گیا، چیزوں کو آئیڈیا ہوا، جب مجھے ایک میرے دوست ہیں وسیم عباس صاحب شیخو پورہ سے، ابھی ماشاءاللہ ان کا PMS پاس ہوا ہے، 7 سے بھائی ہیں ان کا بھی PMS پاس ہوا ہے، انہوں نے مجھے ایک دن نسٹ یونیورسٹی میں جو ہے مجھے پیپر دکھائے، پاس پیپر کیریکولم دکھایا، تو میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا، میں کہتا تھا کہ یار ان کو چاہیے ہی میری طرح کے لوگ، کیونکہ وہ آپ کی اوپینین مانگتے ہیں، اوپینینیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، آپ کی رائے مانگتی ہیں، رٹی رٹائی والی کوئی چیزیں نہیں ہیں. مجھے اتنا اپیل کیا، لیکن اسی وقت جب میں نے سوچا کہ یہ تو سارا کچھ انگلش میں بتانا ہے، تو اسی وقت میں نے کہا یار یہ تو بڑا. لیکن پھر میں نے 1-2 اور ایونٹ بھی تھے لائف میں ہوئے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا اور کسی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف اور صرف ادھر ہی رہوں گا. تو یہ 2 مین ایونٹ ہے جب میں نے ڈیسیژن لیا. کون سے رینک میں آپ نے پوزیشن حاصل؟ میرا رینک ہے 147. اوبویسلی یہ ہمارا کوٹا سسٹم ہے، تو اس میں جو پنجاب کے میرٹ کے لحاظ سے جو ہے میرا جو ہے پوسٹل گروپ ہے، تو جی یہی ہے 147 رینک. بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، CSS کی تیاری کرتے ہیں، 3 اٹیمپٹس بھی دے دیتے ہیں اور اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، کوئی ایسے میں رہ جاتا ہے، کوئی زیادہ تر ایسے میں رہتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ محنت کرتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہو پاتے؟ سر یہ ایک کویسچن بڑا ہی پرومیننٹ ہے مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قسمت کا کھیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں اپنی اوپینین دیتا ہوں. میرا اوپینین یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنی غلطیوں کا یا اپنی ناکامی کا ہمیں بڑا فائدہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے، ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. جب ہمیں کوئی چیز ہو، کوئی ایسا ایونٹ آئے، ہم قسمت پہ ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے. مسلمان کامیابی ہو تو ہم کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، اگر فیلئر ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی. یہ ہے ایک پہلو، بٹ میں اس سے 100% ایگری نہیں کرتا. میرا اوپینین یہ ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، آپ نے 100% اپنا دینا ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑنا ہے. پہلے آپ 100% دیں تو صحیح، اور بعض لوگ ہیں وہ 100% دیتے بھی ہیں، اس کے بعد واقعی لاکھ اس میں میٹر کرتی ہے، اب نہیں پتا چلتا اینڈ پہ آ کے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ جو پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوتے، وہ FPSC کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ریئلسٹک نہیں ہوتے، وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ان کو اچیو ہی نہیں کر پاتے. اب دیکھیں ایک بک ہے، میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک پیپر ہے فار ایگزامپل، اور اس پیپر میں آپ نے 4 سوال کرنے ہوتے ہیں. پیپر میں اٹیمپٹ آپ کو پر کویسچن 35 منٹ ملتے ہیں. اب ایک بچہ ہے، اس کو اس سبجیکٹ میں شوق ہے، اب وہ اس سبجیکٹ کی 10 کتابیں پڑھ لے گا. اب پیپر میں سوال اس نے بھی 35 منٹ میں کرنا ہے. اب ایک بچہ ہے، اس نے سارے سبجیکٹ کی ریزنیبل 2-2 3-3 بکس پڑھی ہوئی ہیں، ایسے اوور ویلمنگلی ایک سبجیکٹ کو ہی پکڑ کے ادھر کی ادھر لے گیا. 35 منٹ میں اس نے بھی لکھنا ہے. تو کیا فائدہ آپ 10 سبجیکٹ اتنا پڑھ لیں لکھنے کے لیے تو اتنا ہی ٹائم تو آپ کے پاس نہیں ملنا. تو اس لیے اس کو نا یعنی کہ ہم اسپیسیفک ایجوکیشن نہیں اس کے لیے لیتے، ہم ریئلسٹکلی اور اس کو آبزرو کر کے سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو آبزرو کر کے پراپر پلان کر کے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. دیٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی ایک ریزن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تھنکنگ بھی ریشنل ہے، جن کی تھنکنگ جب وہ لکھتے ہیں وہ لاجیکل بات کرتے ہیں، ان کا رائٹنگ ایکسپریشن بھی ٹھیک ہے، اس کے باوجود نہیں ہوتے، ان کا پلان ریئلسٹک نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس میں رائٹنگ کی اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے، آپ کو جتنی چیزیں آتی ہیں، آپ دیکھیں پیپر نے آپ کے دل کو نہیں دیکھنا، ایگزامینر نے تو آپ نے پیپر میں جو لکھا ہے وہی میٹر کر رہا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی ریگریس پریکٹس ہوگی. لوگ پڑھنے پہ فوکس کرتے ہیں، لکھنے پہ نہیں کرتے. بہت شکریہ عاطف نوید ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایسی کامیاب سٹوری جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. انہوں نے گرومنگ جس طرح سے ڈپلومے تک آئے، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، لیکن جیسے انہوں نے سوچا انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور وہ پروو کر کے دکھایا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کامیاب موٹیویشن سٹوری ہے تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کے پاس بھی ضرور آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.